तो टॉपिक है ISLM मॉडल। ISLM मॉडल शो करता है इंटरेक्शन बिटवीन गुड्स एंड मनी मार्केट, उन दोनों का इक्विलिब्रियम शो करता है। यानी कि जब ये दोनों मार्केट्स आपस में इक्वल होते हैं तो फिर इक्विलिब्रियम होता है और वो हमारा ISLM मॉडल होता है। अच्छा, IS कर्व क्या होती है? IS कर्व हमारी इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व होती है। LM कर्व हमारी लिक्विडिटी एंड मनी कर्व। अब ये 4 कंपोनेंट्स हैं, ये 4 हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ISLM मॉडल के। ये चारों मिल के काम करते हैं, फिर ये हमारा मॉडल काम करता है। ये चारों कंपोनेंट बहुत ज़रूरी है इस मॉडल के लिए, ये इन्हीं पे ये मॉडल बेस करता है। अब इन चारों कंपोनेंट्स को मतलब ये जानने के लिए कि ये मिलकर कैसे काम करते हैं, सबसे पहले इनको अपने आप में जान लेते हैं कि ये है क्या, तो फिर इस तरह से ही पता चल जाएगा। पहला वाला है हमारा, अब इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जो हम गुड्स या कुछ भी परचेज़ करते हैं कंजप्शन पर्पज़ के लिए, या फिर वो उसी वक्त कंज्यूम नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल जैसे हाउसेस होते हैं, कार्स होती हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो फैक्ट्रीज़ लगाना होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो उसी वक्त कंज्यूम नहीं हो जाते हमारे गुड्स, वो हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट जो है कम होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। इनका आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब नेगेटिव रिलेशन क्यों है इन्वेस्टमेंट और इसका इंटरेस्ट रेट का? देखते हैं ना, ये ऐसे ही डायग्राम है, ये मॉडल में इंक्लूडेड नहीं है, ये समझाने के लिए, ये बनाना ज़रूरी नहीं है। अब इंटरेस्ट रेट और इसका इन्वेस्टमेंट का आपस में कनेक्शन ये है कि जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो लोग सेव करते हैं, बैंक्स में जमा कर लेते हैं, फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, फिर वो गुड्स वगैरह या फैक्ट्रीज वगैरह नहीं लगाते, या फिर ऐसे गुड कंजप्शन नहीं करते इस टाइप की इन्वेस्टमेंट की। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, लोग बैंक्स में सेव नहीं करते क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो वैसे भी कम मिल रहा होता है, तो लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 5% है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 10-20 है। तो जब 10% आए तो फिर हमारा इन्वेस्टमेंट 10 होगी, और जहाँ पे 5% है तो इन्वेस्टमेंट 20 होगी। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन करता है, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है। दूसरा कंपोनेंट है सेविंग। सेविंग वो होती इनकम होती है हमारी जो कि स्पेंड नहीं हुई होती, जो कि हम सेव कर लेते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रख लेते हैं कि उस पर हमें इंटरेस्ट रेट मिलता रहे। अब ये तो अबव डायग्राम में एक्सप्लेन हो गया है कि सेविंग जो है वो क्या है और उसका रिलेशन क्या है। ऊपर पता चल गया है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग सेव नहीं करते, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो लोग सेव करते हैं। अब तीसरा हमारा कंपोनेंट है लिक्विडिटी। अब जो रियल मनी होती है, जो मतलब वैल्यू ऑफ मनी, जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी होती है, फिर हम मनी कह दें, उसकी जो मनी ऐसे जो होते हैं हमारे पास जो इजीली कन्वर्टेबल होते हैं कैश में, हमारी लिक्विड कैश होता है वो। जैसे कैश खुद लिक्विडिटी है, ऊपर से जो एसेट्स होते हैं और ये सारा कुछ ही हमारा लिक्विडिटी है। उसके बाद हमारा फोर्थ कंपोनेंट होता है मनी। मनी वो है जो हम यूज़ करते हैं पे करने के लिए फॉर गुड्स एंड सर्विस। अब ये होता है हमारा, हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ IS कर्व। तो IS कर्व है क्या? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब जो IS कर्व है ये शो करता है वो सारे पॉइंट्स या फिर सारे लेवल्स जहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमारा, इंटरेस्ट रेट के पॉइंट शोज करता है, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट के, जहाँ पे हमारे टोटल सेविंग्स टोटल इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती हैं IS कर्व। तो इसमें अब इस डेफिनेशन से पता चल रहा है कि इट शोज द सेट ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड आउटपुट एट विच टोटल सेविंग्स इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे हमने सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट के इक्वल करना है। इसको हम डेरिवेशन करेंगे डायग्राम के थ्रू से, इसकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग की डायग्राम के थ्रू से। अब हम इसकी डायग्रामिक डेरिवेशन कर लेते हैं।
पहले हम उसकी डायग्राम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट और सेविंग की, उससे फिर IS कर्व डिराइव होगी। पहले हम एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारा है वाई एक्सिस। इस डायग्राम में हमने एक्स एक्सिस का लिया, एक्स एक्सिस पे हम वो लेंगे इंटरेस्ट रेट्स लेंगे, और वाई एक्सिस पे हम अपना डिज़ायर्ड सेविंग और डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट ले लेंगे। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट और उसका इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो यहाँ पे उसकी एक नेगेटिव स्लोपिंग कर्व बना देंगे। अब हमने एक सेविंग कर्व बनाना है जो कि हमें पता है कि अपवर्ड स्लोपिंग ही होगा। फॉर एग्जांपल इस वक्त हमारी इनकम है 4000, GDP है कंट्री की, तो एक उस 4000 के लिए हम ऐसे ही एक अपवर्ड स्लोपिंग GDP अपवर्ड स्लोपिंग सेविंग कर्व बना देते हैं जहाँ पे GDP 4000। अब ये हमने कर्व बना ली, यहाँ पे हमारा ये हमारी सेविंग है और जहाँ पे हमारा इक्वल है 4000 की हमारा GDP। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा वो बढ़ गया है, आउटपुट बढ़ जाता है, वो हमारा कंट्री का हो गया 5000। अब सेविंग ज़्यादा होनी चाहिए जैसे, क्योंकि आउटपुट बढ़ा है तो कंजप्शन और सेविंग बहुत ही इंक्रीज़ होंगे। तो अब हम एक और सेविंग का बना लेंगे, ये यहाँ तक जो कि राइट वर्ड मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे कम है तो ये ज़्यादा वाला हमने बनाना है जो इससे आगे, क्योंकि इससे पीछे तो कम हो जाएगा ना, और भी ज़्यादा कम, तो इसलिए लेफ़्ट वर्ड मूव करेंगे तो मतलब सेविंग कम हो रही है, राइट वर्ड मूव करेंगे तो मतलब सेविंग ज़्यादा हो रही है। तो ये एक और सेविंग का हम बना लेंगे जिसके लिए y है 5000, y हमारा आउटपुट है, y 5000 है, इसको हम E कह देते हैं, इसको हम F कह देते हैं। ठीक है, अब हम इसके साथ ही अब हम डिराइव कर लेंगे अपना IS कर्व। IS कर्व में हम x एक्सिस बनाते हैं, उसके बाद ये अपना y एक्सिस बनाते हैं। x एक्सिस पे हम इंटरेस्ट रेट लेंगे, y एक्सिस पे हमारा GDP आता है, y भी कह सकते हैं उसे। यहाँ पे इनकम हमने टू डिफरेंट क्या ली थी, 4000 और 5000, 4000 एंड 5000। अब इनको मिला लेंगे, 4000 वाली को यहाँ पे 4000 के साथ, और 5000 वाली यहाँ पे 5। यहाँ पे हमारा एक नेगेटिव स्लोपिंग IS कर्व बन गया है। ये हमारा पॉइंट D है, ये हमारा पॉइंट F है, ये तो डिराइव हो गया। अब हमें क्या बता रहा है ये कि जब आउटपुट हाई है तो फिर सेविंग भी हाई है, हायर सेविंग पे हायर आउटपुट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे आउटपुट ज़्यादा है, यहाँ पर 5000 पर, तो सेविंग भी ज़्यादा है। हायर आउटपुट लीड्स टू हायर सेविंग, और उसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होता है। इसीलिए हमारी ये IS कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हो रहा है ना यहाँ पे, और जहाँ पे भी डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन हमारा जैसे आउटपुट बढ़ा तो सेविंग भी इंक्रीज़ हो रही है। मतलब इनका नेगेटिव रिलेशनशिप है आपस में, आउटपुट का और इसका इंटरेस्ट रेट का, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोप। अब आ जाते हैं LM कर्व पे। तो LM कर्व क्या है, उसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं कि LM कर्व आखिर है क्या। तो इट शोज़ कॉम्बिनेशंस ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। यहाँ तक तो IS से सेम है, IS कर्व भी तो इनकम के इंटरेस्ट रेट के कॉम्बिनेशन ही शो कर रहा है ना, देखो इंटरेस्ट रेट और आउटपुट दोनों के कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, और LM कर्व भी वही शो करता है, लेकिन जहाँ पे इसके जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पे मनी डिमांड और मनी सप्लाई को इक्वल करना है, ये मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम है, और वो कौन सा इक्विलिब्रियम था, वो गुड्स मार्केट का था, वो इन्वेस्टमेंट का था, कौन से गुड्स इन्वेस्ट हो रहे हैं, कौन से
इन्वेस्ट हो रहे हैं, ख़रीदे जा रहे हैं। यहाँ पे मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम है कि जितनी मनी सप्लाई हो रही है उतनी ही डिमांड हो रही है। डिमांड किस लिए होती है? इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए होती है, प्रिकॉशनरी पर्पसेस के लिए होती है, स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए होती है। लोग खर्चना चाहते हैं, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोग कुछ सेव करना, मतलब डिफरेंट चीज़ों के लिए मनी डिमांड होती है। जहाँ पे बॉन्ड्स, शेयर्स, वो सारा कुछ इसमें आता है। और जो गुड्स होते हैं जैसे कार्स, फैक्ट्रीज़ वगैरह, वो फैक्ट्रीज़ में जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वही इस कब में आते हैं। अब ये ISLM है ही गुड्स और मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम है। अब मनी डिमांड कर लेते हैं पहले। मनी डिमांड साइड क्या होती है? मनी डिमांड वो है कि टोटल अमाउंट ऑफ वेल्थ हेल्ड बाय हाउस होल्ड एंड कंपनीज। ठीक है। अब हाँ, ये मनी डिमांड है। लोग कितना मनी अपने पास होल्ड करना पसंद करें और कितना सेव करना पसंद करें। अब मनी डिमांड का और इंटरेस्ट रेट का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये ऐसे ही समझाने के लिए डायग्राम है, ये उसमें बनानी नहीं है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं समझे, यहाँ पे मनी डिमांड ले लेते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है लोग मनी डिमांड कम करते हैं। लोग मनी डिमांड कम करते हैं। और जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो लोग मनी डिमांड ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो लोग सेव करेंगे ना, अपने पास तो मनी नहीं रखेंगे। मनी डिमांड तो वो है जो आप अपने पास होल्ड कर रहे हैं। अब इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल 10% है तो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स प्रेफर करेंगे कि उसको बैंक में रखवा दें और उस पर इंटरेस्ट रेट कमाते रहें। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कम हो गया, फॉर एग्जांपल 3% हो गया, तो फिर वो मनी डिमांड भी ज़्यादा कर देंगे, अपने पास ज़्यादा मनी रखना पसंद करेंगे। इसलिए ये नेगेटिव स्लोपिंग कर्व होती है। ये समझाने के लिए मनी डिमांड, मनी सप्लाई अलग अलग से हम कर रहे हैं, वरना ये एक साथ ही इनकी डायग्राम बनेगी और फिर हम करेंगे। अब सप्लाई, मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई वो होता है जो मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी होता है। मनी सप्लाई तो फिक्स रहती है ना। इकोनॉमी में मनी की सप्लाई फिक्स, उससे बढ़ती या कम नहीं होती है। अब अचानक से नोट्स नए तो प्रिंट होना शुरू नहीं हो जाते। एक ही मनी की क्वांटिटी होती है, वो पूरी इकोनॉमी में रोटेट कर रही होती है। इसलिए मनी सप्लाई की कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। वो इंटरेस्ट रेट के साथ इंक्रीज़ नहीं करती या डिक्रीज़ नहीं करती, वो सेम ही रहती है। अब हम इसको डिराइव कर ले अब हम डेरिवेशन कर लेते हैं LM कर्व की। सबसे पहले जैसे पहले मेंशन हुआ है तो इक्विलिब्रियम होता है मनी मार्केट का। तो सबसे पहले मनी मार्केट ड्रॉ कर लेते हैं। एक साइड पे हमारा एक्स एक्सिस जिस पे हम इंटरेस्ट रेट लेंगे, दूसरी साइड पे हमारा मनी सप्लाई और मनी डिमांड होगा। मनी सप्लाई की स्ट्रेट लाइन होती है और मनी डिमांड लेट से पहले हमारा था 4000 था ना हमारा पहले आउटपुट। पहले हम फर्स्ट आउटपुट की बना लेते हैं, ठीक है। फिर हम बना लेते हैं सेकंड आउटपुट की डायग्राम, उसकी लाइन मनी डिमांड व्हेन उसका है y इज इक्वल्स टू 4000। अब हमारा आउटपुट इंक्रीज़ हो गया। आउटपुट इंक्रीज़ होता है तो जाहिर सी बात है मनी डिमांड भी इंक्रीज़ होगा क्योंकि इनकम इंक्रीज़ हुई है ना। अब हमारी नई डिमांड, ये कर्व बनेगी, ठीक है। अब इसी पॉइंट पे पहले ये था, अब इसका B आएगा तो यहाँ पे हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर रहा है। जब M1 था M2 और मनी डिमांड इंक्रीज़ कर रहा है। ये B पॉइंट है, A B, और ये हमारा C पॉइंट है। लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स तो ये दो ही है ना। ये थोड़ी देर के लिए ये उस पॉइंट पर रहेगा लेकिन फिर इक्विलिब्रियम पर वापस आ जाएगा। ये हमारा उसका कर्व बन गया है मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड का। अब हम इससे LM कर्व ड्रॉ कर लेंगे इजीली। यहाँ से हम इंटरेस्ट रेट लेंगे और यहाँ पे हम आउटपुट लेंगे और इंटरेस्ट रेट और आउटपुट ले लेंगे। 4000 वाला जो है 4000 5000
अब मैच कर लेंगे इन सबको आपस में। 4000 और ये वाला जो है, ये जो इक्विलिब्रियम है ये हमारा है 5000 वाले आउटपुट पर। तो ये हमारी एक पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व बन जाएगी जिसको हम LM कर्व कहते हैं। अब हमारी ये दोनों कर्व्स ड्राइव हो चुकी हैं, अब इक्विलिब्रियम करना है। अब हम ISLM का आपस में इक्विलिब्रियम कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम ज़ाहिर सी बात वहीं पे होगा जहाँ पे दोनों आपस में टेंजेंट होंगे IS और LM कर्व। तो हम पहले बना लेते हैं एक्सिस अपने। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आएगा, यहाँ पे आउटपुट आएगा। IS कर्व, ये हमारा IS है और हमारा LM का अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ये हमारा LM है और यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे हमारा डिटरमिन हो जाता है आउटपुट और यहाँ पे हमारा डिटरमिनेंट हो जाता है R1। जो हमारा इक्विलिब्रियम है इकोनॉमी का, यहाँ पे गुड्स मार्केट और मनी मार्केट आपस में इक्विलिब्रियम पर हैं। अब ये डायग्राम क्या शो करती है? सबसे पहले IS कर्व है जो कि हमारा गुड्स मार्केट है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है कर्व, क्योंकि ऊपर मेंशन किया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट कम होती है जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का कर्व है। ठीक है, अब जैसे ये शो करता है कि जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है। लोग हाउसेस, कार्स और इक्विपमेंट और ये सारा कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। अब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो हमारा सेविंग्स भी कम होती हैं और इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए जब इन्वेस्टमेंट होती है, हमने मल्टीप्लायर में पढ़ा था, तो GDP इंक्रीज़ होता है। तो जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो GDP इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, IS कम तो ये LM कर्व हमारा मनी मार्केट है। अब ये तो बिल्कुल उससे अपोजिट बात है। मनी मार्केट और गुड्स मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसका अपवर्ड स्लोप होता है। ठीक है, अब इसमें तो बिल्कुल वो बात डिफरेंट बात है ना। LM कर्व में अगर हम ऊपर देखें तो जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा आउटपुट भी इंक्रीज़ हो रहा है, और जहाँ पे हमारा आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट के डिक्रीज़ होने से आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज़ होने से आउटपुट डिक्रीज़ होगा। और ये दोनों फोर्सेस बिल्कुल अपोजिट है। मनी मार्केट इकोनॉमी को दूसरी तरह से अफेक्ट करता है और वो जो है गुड्स मार्केट इकोनॉमी को दूसरी तरह से अफेक्ट करता है। अब ये दोनों अपोजिट फोर्सेस जब एक ही उस पे पॉइंट पर पहुँचती हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, दोनों आपस में इक्वेट होती हैं, तो फिर वो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, वही ऑप्टिमल पॉइंट होता है हमारा। ठीक है।